हेलो फर्स्ट ईयर। आज हम बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। पिछली क्लास में आपको हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में बताया था। आज हम जानेंगे सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या कहिए तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया। इन तीनों में से किसी भी नाम से आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। फुल क्वेश्चन भी आ सकता है इस पर। आप इस पर देखेंगे बहुत सारे शॉर्ट नोट्स भी बनते हैं। तो हम शुरू करते हैं सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया। यहाँ हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसको ना कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जहाँ हम बात करते हैं वहाँ पर ज़रूरी हो जाता है कि उसमें सेक्स ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट हो। यहाँ बैक्टीरिया में किसी प्रकार का कोई सेक्स ऑर्गन नहीं होता। यहाँ पर सिंपल सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन होता है डीएनए का या जीन्स का। तो हम इसे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया कहें तो ज़्यादा सही होगा। तो अब हम जानते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या होता है। जो बैक्टीरिया हैं वो प्रोकैरियोट्स हैं, और अगर आप यूकैरियोट्स की बात करें तो उनमें जो सिंपल कैरियोगेमी और मियोसिस का प्रोसेस होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। उसके बिना हम एक पर्टिकुलर या टिपिकल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते। इसीलिए पहला कारण तो ये हो गया, इसको हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। और इसमें ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन किस प्रकार से होता है, तो 3 मुख्य प्रकार हैं इसके। जो 3 मेथड ऑफ एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हैं इसमें बैक्टीरिया में, वो होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसडक्शन। पहला ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा कॉन्जुगेशन। कोई दिक्कत नहीं है, ये इसमें हमने ऊपर नीचे जो हो गया उससे, ये आपको हम सन के हिसाब से बता रहे हैं कि कौन सा पहले हुआ। तो ट्रांसफॉर्मेशन को पहले रिपोर्ट किया गया था, उसके बाद कॉन्जुगेशन एंड देन ट्रांसडक्शन। ये 3 तरीके हैं जिनसे आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया को डिफाइन कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं फर्स्ट की, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण। 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ नाम के जो ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, वो काम कर रहे थे डिप्लोकोकस निमोनी के ऊपर। जैसा इसका नाम बता रहा है डिप्लोकोकस, जब आपको बैक्टीरिया का हमने क्लासिफिकेशन बताया था, स्ट्रक्चर बताया था, तब कहा था डिप्लोकोकस का मतलब 2 जिसमें कोकस, गोल बैक्टीरिया 2 जिसमें एक साथ जुड़े हुए हैं, उसको हम डिप्लोकोकस कहेंगे। तो अब आप इसका स्ट्रक्चर समझ गए होंगे कि जो ग्रिफिथ थे वो डिप्लोकोकस निमोनी, निमोनी नाम से आप समझ गए। निमोनी का मतलब जो निमोनिया कॉज करता हो। तो वो जब इसके साथ काम कर रहे थे डिप्लोकोकस निमोनी के ऊपर, तो उसके 2 स्ट्रेन्स पर वो काम कर रहे थे। स्ट्रेन्स का मतलब बैक्टीरिया डिप्लोकोकस निमोनी ही है, पर उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, या तो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस या फिजियोलॉजिकल चेंजेस। तो यहाँ पर उसमें क्या चेंज था वो आपको हम बताते हैं कि ये जब काम कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि जो 2 स्ट्रेन उन्होंने यूज किए थे, ये देखिए, एक स्ट्रेन था R2, दूसरा स्ट्रेन था S3। ये 2 स्ट्रेन कहलाते हैं इसमें, क्योंकि ये बैक्टीरिया वही डिप्लोकोकस निमोनी थे, पर एक की जो थी वो S स्टैंड फॉर स्मूथ। तो S3 जो बैक्टीरिया कहे थे उन्होंने, उसमें स्मूथ कॉलोनीज बनती थी, यानी कैप्सुलेटेड सेल्स थी, लेकिन वो स्मूथ कॉलोनीज बनाती थी। पैथोजेनिक था ये, और ये विरुलेंट भी था। पैथोजेनिक है इसका मतलब ये विरुलेंट यानी उग्र है, तो ये बीमारी फैलाता था। अब आप ये समझ गए होंगे कि S3 जो था स्मूथ था, बहुत चिकना था बाहर से अगर आप उसे फील करें तो, और दिखने में भी वो बहुत ज़्यादा स्मूथ नज़र आ रही थी उसकी कॉलोनीज। और वो कैसा था, बीमारी फैलाने वाला था, पैथोजेनिक था। और पैथोजेनिक था तो डेफिनेटली विरुलेंट होगा वो, यानी उग्र होगा। दूसरा जो स्ट्रेन उन्होंने काम कर रहे थे जिस पर, वो था R2। R स्टैंड फॉर रफ स्ट्रेन। ये देखिए, आप पिक्चर से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर जो पिक्चर हम बता रहे हैं वो थोड़ी रफ सी पिक्चर है, जबकि S3 की बहुत स्मूथ है।
तो ये जो R2 जो था वो बीमारी नहीं फैलाता था, ये नॉन कैप्सुलेटेड था। देखिए इसके पास कैप्सूल था, इसके पास कैप्सूल नहीं था। बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन कुछ एक बैक्टीरिया होते हैं जो कि बीमारी फैलाने वाले पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, उनमें कैप्सूल पाए जाते हैं जिससे कि वो अपने आप को बचा के रखें लंबे समय तक। तो ये जो R2 था वो कैसा था, नॉन कैप्सुलेटेड था। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि जो ग्रिफिथ ने यूज करे थे डिप्लोकोकस निमोनिया, उसके कौन से 2 स्ट्रेन थे और इसमें कौन सा स्ट्रेन जो था वो नॉन कैप्सुलेटेड था। वाइवा में भी आपसे पूछा जा सकता है, प्रैक्टिकल वाइवा में, तो ये आपको याद रखना है। 1 स्ट्रेन जो था वो स्मूथ कैप्सुलेटेड था, दूसरा जो था वो रफ नॉन कैप्सुलेटेड था, और ये नॉन पैथोजेनिक था एंड ए विरुलेंट था, यानी बीमारी नहीं फैलाता था ये। तो ग्रिफिथ ने इनके साथ में कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने चूहे लिए और चूहे को उन्होंने एस्थर्ड, ये देखिए पिक्चर से बिल्कुल क्लियर है, चूहे को उन्होंने क्या दिया, इंजेक्शन दिया एस्थर्ड वाला, ऐसा इंजेक्शन जिसके अंदर एस्थर्ड बैक्टीरिया थे डिप्लोकोकस निमोनी के, जिनमें कैप्सूल मौजूद था। तो उन्होंने पाया कि जो चूहे थे वो मर गए, जो चूहा था वो मर गया, इसका मतलब ये उग्र स्ट्रेन है। R2 को उन्होंने दिया तो उन्होंने पाया चूहा बच गया, यानी वो जीवित था, सर्वाइव था, एब्सेंस ऑफ बैक्टीरिया इसने शो कर दिया। अब अगर आप ये 3rd पोजीशन पर जाते हैं तो उन्होंने क्या मिक्स किया कि एस्थर्ड को तो उन्होंने गर्म कर लिया, टेस्ट ट्यूब में लिया इनको और थोड़ा सा हीट किल्ड कर दिया इनको, हीट किल्ड विरुलेंट स्ट्रेन को लिया और उन्होंने चूहे को दिया तो चूहा जीवित रहा, यानी कि उन्होंने कुछ काम नहीं करा, गर्म करने से वो मर गए। 4th जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा उसमें उन्होंने हीट किल्ड विरुलेंट बैक्टीरिया को लिया और लाइव लिया, उन्होंने जीवित लिया उन्होंने नॉन विरुलेंट को। तो एस्थर्ड जो थे वो हीट किल्ड थे और R2 जो थे वो लाइव थे, जीवित थे। इनका मिक्सचर बना के और फिर चूहे को दे दिया, उन्होंने पाया कि चूहा मर गया। अब ये क्या हुआ, जब हमने खाली उसको हीट किल्ड दिया था तो वो जीवित था, लेकिन वो जीवित रहा, अकेला था जब तो, लेकिन जैसे ही इसके साथ में हमने लाइव R2 को डाला तो चूहा क्यों मर गया। इसका मतलब साफ था, जैसे पहला एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया उसमें माइस को उन्होंने दिया, वो डिजीज फ्री रहा R2 को देने से, पहले में वो मर गया, दूसरे में वो जीवित रहा, तीसरे में उसने डिजीज प्रोड्यूस नहीं करी। लेकिन 4th में जो था उसमें जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी उससे विपरीत उनको बड़े चौंकाने वाले रिजल्ट्स मिले। उन्होंने जब चूहे को मरने के बाद उसकी ऑटोप्सी की, उसके टिश्यूज को छाना, देखा, उस पर ऑब्जर्वेशन ली, उन्होंने तो क्या पाया, उन्होंने कि उसके अंदर क्या मौजूद थे, एस्थर्ड मौजूद थे। उन्हीं ने उसमें बीमारी करी निमोनिया और वो फिर मर गए। ये किस प्रकार से उन्होंने प्रूव करा, उन्होंने उसमें से जो भी निकाला था उन्होंने लिविंग बैक्टीरियल सेल को, उन लिविंग बैक्टीरियल सेल को उन्होंने अगार मीडियम के ऊपर ग्रो कराया, कल्चर कराया और उन्होंने पाया कि उसमें स्मूथ कॉलोनीज बन रही थी, जिसने ये साबित कर दिया कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो प्रोसेस वहाँ हुआ है। कैसे ट्रांसफॉर्मेशन, जो R2 थे, R2 टाइप के जो रफ टाइप के जो बैक्टीरिया थे उनमें कहीं ना कहीं जो एस्थर्ड मरे हुए थे उनका जो DNA था, ऐसा वाला DNA जो कैप्सूल बनाने का काम करता था, वो टुकड़ा कहीं ना कहीं R2 के साथ में जुड़ गया और जुड़ने के बाद R2 में ये कैपेसिटी आ गई कि वो कैप्सूल बना सके। तो R2 जो था वो ट्रांसफॉर्म हो गया किसमें, एस्थर्ड, और ये ट्रांसफॉर्मेशन कहलाया क्योंकि कुछ ना कुछ जेनेटिक पोर्शन जो एस्थर्ड का था वो R2 के साथ जुड़ गया। तो इसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं कह सकते, इसको हम कहेंगे सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन, क्योंकि 2 तरह के बैक्टीरिया आपस में मिले हैं और उनमें जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर हुआ है, इसलिए इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस कहते हैं। और ये डिप्लोकोकस निमोनी के ऊपर किया गया था, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में किया। इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट 1928 में कर दिया। इसको दोबारा से खोजा किसने, 1944 में एवरी, मैक्लियड एंड मैकार्टी ने। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूव कर दिया, उन्होंने नेकेड आइसोलेटेड नेकेड DNA फ्रेगमेंट्स को उन्होंने निकाला और उन्होंने कहा कि इसी की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था बैक्टीरिया में, R2 का एस्थर्ड में। और उन्होंने ये भी कहा साथ में कि DNA ही जेनेटिक मटेरियल होता है।
पहली बार उन्होंने इस चीज को प्रूव कर दिया इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि जो डीएनए होता है वही जेनेटिक मटेरियल होता है। ये देखिए ट्रांसफॉर्मेशन इन बैक्टीरिया जो उन्होंने बताया कि ये विरुलेंट बैक्टीरिया है, डिप्लोकोकस है, इसलिए 2 गोले दिखाए हुए हैं देखिए। अब इनको एक तो विरुलेंट, ये जो था विरुलेंट स्ट्रेन है जो कि जीवित नहीं है, हीट किल्ड है, और ए विरुलेंट जो है वो कैसे हैं, जीवित हैं। अब इसको हीट किल्ड कर दिया डीएनए को, यहाँ डीएनए इसका S3 का मौजूद है, यहाँ पर R2 का जो डीएनए है ये विरुलेंट प्रोजेनी इसकी, यहाँ से ये जो डीएनए था वो यहाँ पहुंच गया। देखिए डीएनए इमोरल है, इमोर्टल होता है। इमोर्टल का मतलब ये मरता नहीं है कभी, अमर होता है। तो डीएनए जो होता है वो नहीं मरता, उसके बाहर की जो चीजें थी वो मर गई। तो जो S3 का डीएनए था वो R2 के साथ में मिक्स हुआ, इसके साथ ये यहाँ जुड़ा, और जुड़ने के बाद ये वाला हिस्सा इसके साथ अंदर पहुंच गया इसकी कोशिकाओं में। ये करोड़ों लाखों करोड़ों कोशिकाओं में से यानी बैक्टीरियल सेल्स में से किसी एक में परफॉर्म होती है ये प्रक्रिया पूरी। लेकिन अगर एक में भी ये पूरी हो जाती है तो एवरी 20 मिनट्स बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करते हैं। आपको मालूम है, बता चुके हैं हम आपको कि हर 20 मिनट में 1 से 2, 2 से 4 इस तरह से होते हैं। तो आप सोच के देखिए कुछ ही घंटों में अगर एक R2 से एक S3 भी बन गया तो कितने सारे हो जाएंगे, तो डेफिनेटली वो डिजीज कॉज कर देंगे। और यही ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में जो ग्रिफिथ ने किया था उसमें ये 4th वाले एक्सपेरिमेंट में यही हुआ और चूहा मर गया। ये देखिए यहाँ पर इसके साथ ये जुड़ा, और जुड़ने के बाद इसने क्या बनानी शुरू कर दी, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया। R2 से किस में हो गया ये, अब इसने अपने चारों ओर एक कैप्सूल बना लिया और अब ये S3 हो गया। ये S3 जो है वो एक कोशिका 20 में से ट्रांसफॉर्म हो जाती है, तो ये विरुलेंट प्रोजेनीज की प्रोजेनीज बनाना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को उन्होंने नाम दिया ट्रांसफॉर्मेशन, और ये एक प्रकार का जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का तरीका होता है बैक्टीरिया में, जिससे कि आप कह सकते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन। तो ये एक तरीका हुआ ट्रांसफॉर्मेशन। जो दूसरा तरीका होता है वो होता है बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन या संयुग्मन हम जिसे कहते हैं। ये संयुग्मन का तरीका 1944 में इन्होंने मैक्लियर मैकार्टी ने इसको बताया, और 1946 में लेडरबर्ग और टैटुम भी कुछ काम कर रहे थे लेबोरेटरी में, और उन्होंने एशरीशिया कोलाई के ऊपर काम करते हुए बताया कि जो एशरीशिया कोलाई है उसमें कॉन्जुगेशन का तरीका होता है मौजूद, जो कि एक रिकॉम्बिनेशन का तरीका है या कह लीजिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका होता है। किस प्रकार से, तो उन्होंने सबसे पहले लेडरबर्ग और टैटुम ने जो एशरीशिया कोलाई पर एक्सपेरिमेंट करा तो उन्होंने ये बताया कि इसका जो एक म्यूटेंट स्ट्रेन होता है K12 इस बैक्टीरिया का, उसमें सेल्स जो होती हैं वो अपने 2 सेल्स जो होती हैं वो एक साथ फिजिकल कांटेक्ट में आ जाती हैं और उनके बीच में एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बन जाती है, और उसके थ्रू जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो दूसरी सेल में ट्रांसफर हो जाता है। इस तरीके को इन्होंने ये कहा कि कॉन्जुगेशन होता है। पर कॉन्जुगेशन के साथ में एक तरीका होना यानी फिजिकल कांटेक्ट, 2 सेल्स आपस में एक दूसरे के संपर्क में होनी बहुत आवश्यक होती है, यही इसकी शर्त होती है कॉन्जुगेशन की। तो कई बार आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी एक वो चीज़ है इम्पॉर्टेंट, तो इसमें आप बता सकते हैं कि इसमें ये इसकी रिक्वायरमेंट होती है। इसको किस प्रकार से इन्होंने ये बताया था, ये देखिए यहाँ पर एक बता रखा है। स्ट्रेन जो है इसके AB स्ट्रेन को उन्होंने लिया, और A स्ट्रेन जो था उसकी ये खासियत थी A स्ट्रेन की कि जिसमें मिथियोनाइन ये सारे अमीनो एसिड्स हैं, ये सारे अमीनो एसिड्स उनमें मौजूद थे किसी में। और ये जो दूसरा, ये देखिए उन्होंने ये, इससे पहले आपको एक और हम टर्म बता देते हैं कि ये जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था उन्होंने इसमें इकोलाई के 2 स्ट्रेन्स को यूज़ किया था, और उनमें कोई ना कोई जैसे थी रिक्वायरमेंट चाहिए थी उनको एज ए सप्लीमेंट्री फूड, यानी उनको चाहे विटामिन चाहिए या एमिनो एसिड चाहिए, उसके बिना वो आगे नहीं बढ़ सकते थे। तो उसको हम इस तरह से कि ईच ऑफ देम रिक्वायर्ड 1 or more vitamins or amino acids as supplementary food in addition to the minimal culture medium for its normal growth। ये मिनिमल जो है उनको मीडियम जो दिया जा रहा था वो तो था ही, उसके अलावा उनको कुछ अमीनो एसिड्स 1 या 2 उन्हें एडिशन में चाहिए थे, तो इसलिए इनको हमने क्या नाम दिया, ऑक्सोट्रॉफ। और इसमें जो स्ट्रेन A था उसको
इकोलाई वाज मिथियोनाइन और बायोटीन जो था उसका रिक्वायर्ड एडिशन ऑफ मिथियोनाइन एंड बायोटीन टू मिनिमल मीडियम, यानी इसको एडिशन चाहिए था इसका मिथियोनाइन का और बायोटीन का एक को। अनदर स्ट्रेन जो था बी वॉज, इसमें थ्रियोनाइन ल्यूसिन एंड थाइमिन वॉज नीडेड सप्लीमेंटेशन ऑफ थ्रियोनाइन, जो थ्रियोनाइन ल्यूसिन और थाइमिन फॉर ग्रोथ उसको बी को चाहिए थी। कल्चर ऑफ बोथ स्ट्रेन्स वर मिक्स टुगेदर एंड सेंट्रीफ्यूज्ड आफ्टर सम टाइम एंड वॉश टू रिमूव द सप्लीमेंटेड मीडियम इन विच दे वर कल्चर्ड, जिसमें उन्हें कल्चर किया गया था उसको उन्होंने रिमूव कर दिया। Then they were cultured on minimal medium and it was observed that some bacterial colonies were prototrophic. प्रोटोट्रॉफिक का मतलब होता है अपना खाना खुद बना सकते थे, उन्हें किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं थी। एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सच बैक्टीरिया वॉज 1/10⁻⁷ बैक्टीरिया। इतने सारे बैक्टीरिया में एक ही बैक्टीरिया इस प्रकार का था जो कि प्रोटोट्रॉफ था। एंड सच टाइप्स डिड नॉट रिक्वायर सप्लीमेंट फूड फॉर देयर ग्रोथ विच प्रूव्ड, इसने ये प्रूव कर दिया उस एक बैक्टीरिया के बनने से जो कि खाना नहीं चाहता था इधर उधर से कहीं भी कोई सप्लीमेंटेशन, दैट देयर वर रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया जिसमें कि मिथियोनाइन, थ्रियोनाइन, ल्यूसीन और ये सारी चीज़ें उसमें मौजूद थी। और ये कैसे हुआ? क्योंकि जो बैक्टीरिया थे उनका जो जेनेटिक मटेरियल था वो आपस में एक दूसरे से ट्रांसफॉर्म हुआ था, पहुंच गया था एक से दूसरे, लेकिन इसमें उनको डायरेक्ट कांटेक्ट की जरूरत थी, इसलिए इसको हमने क्या कहा? कॉन्जुगेशन कहा। सो दिस प्रोसेस वाज एक्चुअली कॉन्जुगेशन एंड एडरबर्ग एंड टैटूम गॉट द नोबेल प्राइज फॉर दिस इन 1958। अब एक्चुअली जो इसकी मैकेनिज्म क्या होती है उसके बारे में अब हम बात करते हैं कि ये जो इसकी मैकेनिज्म थी जो कॉन्जुगेशन की थी, इसमें उन्होंने मिक्स्ड सेल फ्री एक्सट्रैक्ट ऑफ वन टाइप ऑफ बैक्टीरियम लिया और दूसरी अनदर टाइप ऑफ बैक्टीरियम लिया एंड ऑब्जर्व्ड दैट प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन डिड नॉट अकर। उन्होंने अलग अलग उनको लिया तो उनमें कोई नहीं आया, उनको आपस में अगर उनको मिक्स कर दिया उनके सेल एक्सट्रैक्ट को, फ्री एक्सट्रैक्ट ऑफ वन टाइप और दूसरे टाइप, तो उनको कुछ उसमें फ़र्क नज़र नहीं आया। तब उन्होंने क्या किया? दैट K12 स्ट्रेन ऑफ इकोलाई हैज़ फिजिकल कॉन्टैक्ट and DNA from one bacterial cell is transferred into another bacterial cell through conjugation tube। ये देखिए ये वाला, उन्होंने उससे एक्सट्रैक्ट को साथ में लेने से कुछ नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने K12 का जब लिया इकोलाई का, उन्होंने 2 टाइप्स ऑफ सेल्स थी उसमें एंड दोनों ही हैप्लॉइड प्रकार की थी। इसमें एक सेल को उन्होंने कहा डोनर, जैसे कि F+B का फर्टाइल सेल कहा, और दूसरी को उन्होंने कहा रेसिपिएंट या ग्राही सेल F-। इस प्रकार से उन्होंने कॉन्जुगेशन को डिफाइन करने की कोशिश की। 2 cells of opposite type make a pair adjacent to each other and donor cell has specific type of hair पाइलाई। याद है आपको शुरू में हमने बताया था पाइलाई जो होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर काम आते हैं। तो पाइलाई विच आर कॉल्ड सेक्स पाइलाई एंड हेल्प इट टू अडेयर टू रेसिपिएंट सेल। पाइलाई का काम क्या होता है? इससे जुड़ने का काम होता है कि उनको एक तरह से चिपकाने का काम करता है। डोनर सेल हैज़ द प्रॉपर्टी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ फर्टिलिटी फैक्टर। ये देखिए आप, ये F+ जो है उसके पास एक्स्ट्रा है, ये इसे हम फर्टिलिटी फैक्टर कहते हैं या F प्लाज्मिड कहते हैं। नॉट बिकॉज ऑफ एनी क्रोमोसोमल जीन, F फैक्टर इज एक्चुअली अ सर्कुलर DNA विच इज इक्विवेलेंट टू अ बैक्टीरियोफेज DNA and one often bacterial chromosome does not participate in conjugation of F+ and F-। जनरली जो होता है बैक्टीरिया क्रोमोसोम नहीं करता, ये जो प्लाज्मिड मौजूद होता है, प्लाज्मिड क्या होता है? अ सर्कुलर DNA दैट रेप्लिकेट्स इंडिपेंडेंटली। ये आत्मनिर्भर होता है, ये अपने आप ही रेप्लिकेट कर लेता है अपने आप, इसको बैक्टीरियल क्रोमोसोम की ज़रूरत नहीं पड़ती, पेरेंट क्रोमोसोम की। तो जो ये देखिए यहाँ पर अगर इस पिक्चर को हम ध्यान से देखें तो ये वाला जो है इसका प्लाज्मिड जो है ये बैक्टीरियल जीनों में और ये है फर्टिलिटी फैक्टर या प्लाज्मिड। ये दोनों जब कांटेक्ट में आते हैं तो इनके बीच में एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है और ये जो आपको दिख रहा है प्लाज्मिड या ये जो एक्स्ट्रा जो आपको फर्टिलिटी फैक्टर दिख रहा है ये खुलता है, सर्कुलर से खुल जाता है और लिनियर होकर के ये दूसरी कोशिका में जाने की कोशिश करता है। अब ये आपको हमने बोला कि लाखों करोड़ों में ये एक में हो पाता है ये प्रोसेस। तो हमने क्यों बोला? ये हमने इसलिए बोला क्योंकि बैक्टीरिया जो होते हैं इतनी टाइनी एंटिटीज़ होते हैं, इतने छोटे जीव होते हैं
कि जहाँ कहीं भी ये मौजूद हैं, अगर उनको थोड़ा सा भी डिस्टर्ब कर दिया जाए तो वो प्रोसेस पूरा नहीं हो पाता। चाहे वो कोई फिजिकल फैक्टर हो, तेज हवा चल जाए, बारिश हो जाए, ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए, ह्यूमिडिटी बढ़ जाए, कुछ भी ऐसी कोई चीज़, कहीं एक जगह मान के चलिए पड़ा है हमारा पैर पड़ जाए, कहीं कोई और जानवर का पैर पड़ जाए, या कहीं जहाँ कहीं भी ये प्रोसेस हो रहा होता है, कोई भी फिजिकल फैक्टर हो सकता है, कोई केमिकल फैक्टर, कुछ भी अगर इसे डिस्टर्ब कर देगा तो ये मटेरियल पूरा नहीं जा पाएगा। अगर हम सपोज करते हैं कि ये अगर पूरा इसमें पहुंच गया तो देखिए ये अपने एक कॉपी को भेजता है यहाँ पर, दूसरी कॉपी यहाँ जाके बन जाएगी इसकी भी, और इसके पास भी दूसरी बन जाएगी अपने आप। हमने शुरू में आपको कहा कि इसको प्लाज्मिड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर सकता है। तो इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करने की वजह से एक हिस्सा इसका यहाँ चला गया, एक इसके पास रह गया। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है ना, तो एक स्ट्रैंड इसका यहाँ पहुंच गया, तो इसने अपना दूसरा स्ट्रैंड बना लिया, इसने अपना दूसरा स्ट्रैंड बना लिया। अब ये जो डोनर था इसने इसको दे दिया, तो अब ये रेसिपिएंट सेल भी डोनर बन गई और इसके कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू गया, इसलिए इस प्रोसेस को हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। अब ये दोनों सेल्स जो हैं वो F+F+ हो गई। लेकिन जो F- थी इसे हमने फीमेल की तरह कंसीडर किया था, तो ये जो F- थी अब इसमें एक्स्ट्रा आ गया, ये जो फर्टिलिटी फैक्टर है। तो एक इसका जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन था, एक सिंगल इसके पास में था अपना क्रोमोसोम, उससे एक्स्ट्रा इसके पास कॉम्बिनेशन आ गया, इसलिए हम इसको बोलते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो जीन्स जो इसके हैं वो इसमें पहुंच गए, तो इसको हम बोलते हैं एक तरह से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो एक तरह से इन्फेक्शन हो गया, इसमें इन्फेक्शियस होता है। एफ फैक्टर जो होता है अगर ये इसके साथ जुड़ जाता है दूसरे बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ, तो हम इसे एपिसोम के नाम से जानते हैं। एंड इट मे एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स, फ्रीली इन साइटोप्लाज्म और कंबाइंड विद बैक्टीरियल क्रोमोसोम। अभी आपको हमने कहा अगर ये फ्रीली रहता है तो प्लाज्मिड कहलाएगा, अगर ये नहीं रहता है इसके साथ ऐड हो जाता है तो हम इसे एपिसोम भी कह सकते हैं। और जब ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ डोनर मेल सेल जो होती है अगर उसके साथ ये जुड़ जाता है ये दूसरा वाला फैक्टर, तो हम उसे हाई फ्रीक्वेंसी रेट मेल डोनर के नाम से जानते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, HFR आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाता है क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कि जब ये फर्टिलिटी फैक्टर पेरेंट जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ अगर ये जुड़ जाता है तो इसको हम कहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रेट या हाई फ्रीक्वेंसी रेट। अब ये जो मेल होता है वो डोनर जो है, ये जब रेसिपिएंट सेल के साथ में कॉन्जुगेट करता है, देन रेसिपिएंट सेल डज नॉट कन्वर्ट टू मेल, तो वो मेल में नहीं ट्रांसफर होगी। अगर इसका कोई टुकड़ा व्हेन क्रोमोसोमल डीएनए विद एफ फैक्टर अटैच्ड टू इट and enters into recipient cell after replication, then it attaches to the recipient's bacterial chromosome and replacing its homologous portion of DNA, which is degraded after the removal. This recombination occurs, and for replication, the bacterial chromosome breaks down at a place adjacent to a factor and becomes linear and during transfer to the recipient cell. बात ये है, ये देखिए आप इसको यहाँ पर, ये HFR की हम बात कर रहे हैं, ये इसके साथ जुड़ गया, जुड़ने के बाद में F नेगेटिव में ये यहाँ से देखिए ट्रांसफर हो रहा है। हम मान के चलते हैं कि ट्रांसफर अगर एक कोशिका में भी हो गया तो वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, फिर 1 से 2, 2 से 4 बैक्टीरिया बहुत सारे हो जाएंगे इकट्ठे। तो यहाँ देखिए ये यहाँ पर, ये यहाँ से निकल करके यहाँ पहुँच रहा है इसके पास में। तो जब ये इसके यहाँ पहुँच जाएगा पूरा, तो ये उसके साथ जुड़ जाएगा। तो जुड़ने के बाद में जितने हिस्से पे ये जुड़ा है, यहाँ के हिस्से के कुछ टुकड़े जो होंगे वो यहाँ निकल के आ जाएंगे बाहर साइटोप्लाज्म में, और वो धीरे धीरे डिग्रेड हो जाएंगे, हट जाएंगे। अब आप सोच के देखिए कि जो F नेगेटिव सेल थी, ये जो फीमेल जिसको हमने बोला था, उसके पास जो पहले मौजूद था एक कॉम्बिनेशन डीएनए का, उस कॉम्बिनेशन को तो हमने ब्रेक कर दिया और उसकी जगह दूसरा कॉम्बिनेशन हो गया है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट जी। तो अगर जो डोनर सेल होती है, अगर वो डोनर सेल में ये जुड़ जाता है उसका ये प्लाज्मिड, तो उसको हम कहने लग जाते हैं हाई फ्रीक्वेंसी या हाई फर्टिलिटी मेल। तो आप इसे एक बार पढ़ करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसी के साथ कॉन्जुगेशन जो है उसके साथ में कई चीज़ें जुड़ी हुई हैं।
जैसे कॉन्जुगेशन खुद, फिर उसके बाद उसमें HFR, फिर उसमें कई टर्म्स हैं इसमें, डोनर सेल, रेसिपिएंट सेल, हाई फ्रीक्वेंसी मेल, हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फर्टिलिटी फैक्टर और सेक्सडक्शन। जो F फैक्टर होता है वो यूजुअली रिमेन अटैच टू बैक्टीरियल क्रोमोसोम, बट सम टाइम इट सेपरेट्स फ्रॉम क्रोमोसोम एंड लाइज फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म। अब देखिए, अगर इसको ही हम कंसीडर करते हैं तो इसको अगर आप कंसीडर करके देखेंगे कि ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, कुछ समय ऐसा होता है कि ये हट जाता है इससे, इट गेट डिटैच्ड एंड सम अदर साइट इंस्टीड ऑफ प्रीफिक्स्ड साइट एंड सम जीन्स ऑफ बैक्टीरियल क्रोमोसोम। जब ये इसके साथ में अलग होने लगेगा, सपोज करिए ये जो है रिकॉम्बिनेंट F जो है डिग्रेड, यहाँ पर ये तो डिग्रेड हो रहा है, रिकॉम्बिनेंट जीन जो है जब ये अपने पेरेंट जीन से हटता है तो हटते समय ये कुछ पेरेंट उसके क्रोमोसोम के टुकड़े भी अपने साथ ले आता है। जब ये इसमें से, ये देखिए यहाँ पर इंटर कन्वर्जन ऑफ F पॉजिटिव एंड HFR स्ट्रेन्स एंड सेक्सडक्शन किस प्रकार से होता है कि जो F पॉजिटिव मेल है इसमें पहले हुआ इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन होने के बाद में ये हो गया अलग। यहाँ पर ये एक सिंगल इसमें जो आया है इसकी जगह यहाँ देखिए ये दोनों आ रहे हैं, यहाँ इसको हम प्राइम मेल अब कहेंगे। हमने कहा था आपसे कि ये जो टुकड़ा जुड़ा है यहाँ पर, ये जुड़ा हुआ टुकड़ा जब इससे अलग होता है तो अलग होते समय ये पेरेंट क्रोमोसोम के कुछ टुकड़े को अपने साथ ले आता है। तो ये ले आया, इसका मतलब इसके पास एक अलग कॉम्बिनेशन मौजूद है, फिर से एक अलग कॉम्बिनेशन। तो इसको हम एक्चुअल सेक्सडक्शन कहते हैं, यानी एक्चुअली जो सेक्सुअल जो प्रोसीजर है वो जाकर के अब पूरा होता है, इसलिए इस प्रोसेस को हम सेक्सडक्शन के नाम से जानते हैं। जो ट्रांसडक्शन है वो हम अगली क्लास में करेंगे।